स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एजू लर्निंग पर। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आज आपको क्लास 12 का हमारा फिजिकल एजुकेशन का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है खेल तथा पोषण। हम आपको इसकी इजी एक्सप्लेनेशन बताएंगे विद नोट्स के साथ, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे अच्छे तरीके से समझना। पहले मैं आपको ये बताऊँगी टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि हाँ इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन यानी कि संतुलित आहार, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन यानी सूक्ष्म एवं बृहद पोषक तत्व, देन न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, अ हेल्दी वेट, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस यानी कि भोजन असहनशीलता, एंड फूड मिथ यानी कि भोजन से संबंधित जो गलत धारणाएं होती हैं वो पढ़ेंगे। पहले मैं आपको चैप्टर शुरू करने से पहले बताऊंगी भोजन किसे कहते हैं। वह खाद्य पदार्थ जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है भोजन कहलाता है। यानी ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर में जाता है या मानव ग्रहण करता है उससे फिर उसे ऊर्जा मिलती है तो वो भोजन कहलाता है, यानी एनर्जी मिलती है। अब आता है संतुलित आहार किसे कहते हैं। जिस भोजन में हमारे शरीर के विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल हो संतुलित आहार कहलाता है। उदाहरण के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, यानी कि हमारे शरीर में अगर उचित पोषक तत्व शामिल होंगे जो हमें चाहिए हमारे शरीर को विकास के लिए, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, अगर ये हमारे शरीर में बैलेंस यानी संतुलित मात्रा में है तो हमारा आहार संतुलित आहार कहलाएगा। अब यहाँ पे एक आपको टेबल दिख रही है कैलोरी मान। कुछ खाद्य पदार्थ लिखे गए हैं और उनकी प्रति 100 ग्राम पर कैलोरी लिखी गई है कि उनमें कितनी कैलोरी होनी चाहिए प्रति 100 ग्राम पर। मक्खन है, इसमें 700 कैलोरी, पनीर में 350 कैलोरी, चीनी में लगभग 350 कैलोरी, डबल रोटी में 228 कैलोरी, दूध में भी लगभग 70 कैलोरी, आलू में भी 70 कैलोरी। ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है तो इसे याद कर लेना। अब एक और टेबल आती है आपके यहाँ पर आवश्यक कैलोरी, यानी कि आपने कई बार सुना होगा कि उसमें इतनी कैलोरी होनी चाहिए, उसमें इतनी होनी चाहिए। तो एक यहाँ पर हमने आपका काम लिख रखा है कि व्यक्ति कैसे काम करता है और उसमें कितनी कैलोरी होनी चाहिए एक दिन में। अगर व्यक्ति बैठकर कार्य करने वाला व्यक्ति है, खाली वो बैठा हुआ है, उसका शरीर ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा, तो उसमें 1500 से 2000 कैलोरी होनी चाहिए। हल्के शारीरिक कार्य करने वाला व्यक्ति यानी जो मीडियम वर्क करता हो उसमें 2500 से 3000 होनी चाहिए। मध्यम शारीरिक कार्य करने वाला व्यक्ति यानी कि जो ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करता और ना ज़्यादा हल्का वर्क करता, तो उसमें होनी चाहिए 3000 से 3500 तक। कठोर शारीरिक कार्य करने वाला व्यक्ति जो हार्ड वर्क करता है उसमें होनी चाहिए 3500 से ज़्यादा। और अत्यंत कठोर शारीरिक कार्य करने वाला व्यक्ति यानी कि जो हार्ड वर्क से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करता है उसमें होनी चाहिए 8000 तक। अब आपका आता है पोषण किसे बोलते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आहार अथवा पोषक पदार्थों को ग्रहण कर उनको पचाया जाता है। यानी कि यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अपने खाना खाने की चीज़ों को खाते हैं यानी ग्रहण करते हैं, उनको फिर डाइजेस्ट करते हैं, उसे पोषण बोलते हैं। इस प्रक्रिया में यानी इस सिस्टम में भोजन में पौष्टिक पदार्थ, हमारे शरीर में जो भोजन होता है उसमें पौष्टिक पदार्थ होते हैं, उन्हें सोखकर हमारे शरीर में जब पौष्टिक पदार्थ जाते हैं वो हमारे शरीर में सोखकर दूसरे हमारे जो शरीर के अंग होते हैं उनमें पहुंचा दी जाती है, यानी उपयोग के लिए दूसरे अंगों अथवा ऊतकों में वितरित कर दिया जाता है। यही हमारा पोषण कहलाता है। अब आता है हमारा वृहद तथा सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि मैक्रो एंड माइक्रो। पहले हम पढ़ेंगे वृहद पोषक तत्व किन्हें कहते हैं, इन्हें इंग्लिश में मैक्रो बोलते हैं। हमारे शरीर को जिन पोषक पदार्थों की अधिक आवश्यकता होती है वृहद या मैक्रो पोषक तत्व कहलाते हैं। यानी हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिस पदार्थों की चाहिए उन्हें वृहद पोषक तत्व कहते हैं, यानी जिन्हें हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, इन्हें समझ लो, ये हमारे वृहद पोषक तत्व हैं, ये हमें चाहिए ही हैं, यानी बहुत ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक हैं ये। पहले बताएंगे कार्बोहाइड्रेट किसे बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार का सबसे मुख्य अंग है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे खाने के लिए। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि हमें इससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। यह हमारे शरीर में ईंधन की तरह कार्य करता है, यानी जब हमें एनर्जी मिलेगी तो हमारा शरीर भी कार्य अच्छी तरीके से कर पाएगा। कार्बोहाइड्रेट हमें सभी प्रकार की दालें, अनाज दालें, आलू, गाजर, केला, गन्ना, शहद व मीठे फलों से प्राप्त हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं,
साधारण कार्बोहाइड्रेट देन जटिल कार्बोहाइड्रेट। साधारण कार्बोहाइड्रेट ये हमें अनाज, गेहूँ, चावल आदि व रसीले फलों जैसे गन्ना, आम, अनानास आदि में पाए जाते हैं और ये स्वाद में मीठे होते हैं साधारण कार्बोहाइड्रेट, और ये पानी में घुलनशील भी होते हैं, यानी हम इन्हें पानी में घोलेंगे तो ये आसानी से घुल जाएंगे, इन्हें शर्करा भी बोलते हैं। अब जटिल कार्बोहाइड्रेट इसका उल्टा होता है, वो स्वाद में मीठे होते हैं, तो यह स्वाद में मीठे नहीं होते और यह पानी में घुलनशील नहीं होते। इनमें स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज प्रमुख है, यानी इसमें स्टार्च पाया जाता है, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज पाया जाता है। इनके स्रोत जो है वो है आलू, शकरकंदी, गाजर, मक्का, गेहूँ, चावल आदि, इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। अब आता है हमारा वसा। वसा दो प्रकार की होती है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा आपको, अगर हम संतृप्त वसा को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, यानी हम इसे ज़्यादा संतृप्त वसा को लेते हैं अपने आहार में, तो ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिसके कारण हमें हार्ट अटैक का खतरा भी बन सकता है। यानी आप एक तरीके से बोल दीजिए, अगर हम इसे ज़्यादा लेंगे तो हम मोटापे से शिकार हो जाएंगे और मोटापे से शिकार होंगे तो बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। ये हमारे शरीर में वसा को बढ़ाता है, यानी चर्बी को बढ़ाता है, हमारे शरीर में फैट को बढ़ाता है। उदाहरण जैसे फास्ट फूड हो गए, जैसे बाहर की चीज़ें जो होती हैं, तली हुई, आइसक्रीम, पनीर, मक्खन इत्यादि। अब आता है असंतृप्त वसा। यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक, यानी हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा, ये हमें चाहिए होती है। उदाहरण मूंगफली, तिल, सरसों, ये असंतृप्त वसा इसमें पाई जाती है। अब आता है हमारा वसा। वसा हमारे भोजन का महत्वपूर्ण भाग है, यानी हमारे भोजन का बहुत इम्पोर्टेंट भाग होता है वसा। शरीर में ज़्यादा वसा, सॉरी वर्षा नहीं है, वसा प्लीज़, इसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसे वसा ही बोलना। वसा होने से मोटापा बढ़ सकता है। हमारे शरीर में अगर ज़्यादा वसा होगी तो हम मोटापे से शिकार हो जाएंगे। वसा से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी वसा से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। वसा हमारे शरीर को सुंदर तथा आकर्षक बनाता है, यानी अगर जिस व्यक्ति में वसा सही मात्रा में उपस्थित हो तो उससे व्यक्ति सुंदर तथा आकर्षक बनता है, यानी ज़्यादा कम भी नहीं हो और ज़्यादा भी नहीं हो। वसा हमें पनीर, मूंगफली, सरसों, आइसक्रीम, मक्खन, घी से प्राप्त हो सकता है। अब है आपका वसा के कार्य, यानी वसा हमारे शरीर में क्या वर्क करता है। कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी हमारे जो शरीर में सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनको सिक्योरिटी, इन्हें मतलब सुरक्षा प्रदान करता है एक तरीके से। और वसा की सही मात्रा शरीर को सुंदरता को भी बनाए रखती है। अभी मैंने बताया था कि अगर हमारे शरीर में वसा की सही मात्रा हो तो वो हमारे शरीर की सुंदरता को बनाए रखती है, यानी व्यक्ति ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं चाहिए, वो सही मात्रा में होना चाहिए। यह त्वचा को खुरदुरा होने से बचाती है, हमारी जो स्किन होती है वो इसे खुरदुरा होने से बचाती है वसा। अधिकतर वसा से बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, यानी अगर हमारे शरीर में अधिक वसा होगी तो हम मोटापे से शिकार हो जाएंगे और मोटापे में कई प्रकार की बीमारियों से हम ग्रस्त हो सकते हैं। तो इसलिए वसा अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हुई तो बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। अब आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर निर्माण में सहायक होता है, यानी हमारा जो शरीर होता है उसके निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन। इसलिए यह बढ़ती उम्र के बच्चों और खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। प्रोटीन हमारे भोजन और हमारे शरीर का आवश्यक भाग है, यानी प्रोटीन हमारे भोजन और हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है। प्रोटीन हमारे शरीर में टूटे फूटे तंतुओं की भी मरम्मत करता है। हमारे शरीर में जो टूटे फूटे तंतु होते हैं उनकी मतलब मरम्मत यानी कि ठीक करता है हमारे शरीर के अंदर। प्रोटीन के कार्य शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, यानी हमारे शरीर में ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीर के ऊतकों की मरम्मत और रख रखाव, जैसा कि मैंने ये बताया था। एंजाइम और हार्मोन्स का गठन, यानी प्रोटीन हमारे शरीर में हार्मोन्स का गठन करता है और एंजाइम का स्रोत हो गए इसके दूध व दुग्ध उत्पाद, यानी दूध हो गए और दूध से बने पदार्थ हो गए, सोयाबीन हो गई, दाल हो गया, चना, अनाज, कटहल, आम, पपीता आदि, हम इससे प्रोटीन को ग्रहण कर सकते हैं। अब आता है हमारा जल। जल हमारे आहार का एक आवश्यक तत्व है, यानी जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो ये तो सबको पता होगा। हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल होता है। हमारे रक्त में भी 90% भाग जल ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, यानी अगर हमारा शरीर को आपको स्वस्थ रखना है, ड्राई नहीं होने देना है, तो प्रतिदिन हमें 8 से 10 गिलास पानी पीना ही चाहिए लगभग।
अब आता है हमारा जल हमारे शरीर में क्या क्या वर्क करता है। जल भोजन को पचाने में सहायता करता है, यानी जो हम भोजन खाते हैं वो हमारे पेट के अंदर जाता है, फिर अगर हम पानी पियेंगे तो वो हमारे पेट के अंदर उसे पचाने में सहायता करता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, यानी कि अगर हम ज़्यादा पानी पियेंगे तो हमारा शरीर ना तो ड्राई होगा ना सूखापन आएगा उसमें, तो उसका तापमान भी हमारा सही रहेगा। जल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है, तो पता ही होगा। और डिहाइड्रेशन से बचाव करता है, यानी हमारी बॉडी जो डिहाइड्रेशन हो जाती है उससे बचाता है। अब आता है हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि माइक्रो। पहले हमने पढ़ा था मैक्रो, अब आएगा माइक्रो। इसे हिंदी में सूक्ष्म पोषक तत्व, इंग्लिश में माइक्रो बोलते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा खनिज और सेकंड हो गया विटामिन। खनिज में आपको कई प्रकार के खनिज हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे कैल्शियम, आयरन, सोडियम, आयोडीन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। विटामिन दो भी प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अभी मैंने आपको खनिज बताया था, अभी विटामिन। ये होते हैं हमारे दो प्रकार के, जल तथा वसा में घुलनशील। पहले हम ये पढ़ेंगे कि अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज, यानी हमारी जो बॉडी में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले हैं वो कौन से खनिज हैं। फर्स्ट है कैल्शियम। शरीर में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी हमारे जो शरीर में कैल्शियम वो सबसे ज़्यादा होता है। हड्डियों और दांतों में ही पाया जाता है। कैल्शियम हमेशा हमारी बोन्स और हमारे टीथ में ही पाया जाता है। हमारे शरीर में लगभग 50% भाग कैल्शियम होता है। कैल्शियम दांतों का, हड्डियों का निर्माण करता है। इसके जो स्रोत है वो है दूध तथा दूध से बने पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे तथा अनाज। हम इन्हें दूध से बने पदार्थों से ग्रहण कर सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों से, अंडे तथा अनाजों से भी। अब सेकंड नंबर पर जो आता है वो है मैग्नीशियम। कोशिकाओं की रखरखाव करता है मैग्नीशियम। टूटे फूटे तंतु की मरम्मत का कार्य भी करता है। और इसके जो स्रोत है वो है साबुत अनाज, ब्राउन राइस, मीट तथा फलियों में पाया जाता है। अब आता है हमारा फास्फोरस। यह अस्थियों तथा दांतों के निर्माण के लिए सहायक होता है, यानी हमारे जो बोन्स होते हैं और टीथ होते हैं उनके निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके जो स्रोत है वो है मछली, दूध, चावल तथा अंडे। अब आता है हमारा सोडियम। ये तो आपने कई बार इसका नाम भी सुना होगा, सोडियम। यह कोशिकाओं के द्रव्य में संतुलन बनाते हैं। हमारे जो कोशिकाओं के बीच द्रव्य होता है उनके बीच संतुलन बनाए रखता है। मांसपेशी क्रियाओं में सहायक होता है। हमारे जो मांसपेशी होती है उनकी जो क्रिया होती है उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आयोडीन नमक इसका मुख्य स्रोत है। अब आता है पोटेशियम। यह कोशिका द्रव्य में संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। ये भी कोशिका द्रव्य में हमारे संतुलन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्नायु तंत्र को स्वस्थ तथा सक्रिय रखता है, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसे ये स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है और सक्रिय रखता है। यह केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फलों तथा टमाटर में पाया जाता है। अब पढ़ेंगे हम कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज। अभी पढ़ा था हमने ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले खनिज, अब पढ़ेंगे कम मात्रा में। फर्स्ट नंबर पे आता है लोहा यानी आयरन। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। ये एक रोग का नाम है जो लोहे की कमी से हो जाता है। शरीर में मौजूद संपूर्ण लोहे का लगभग 75% अंश हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। कुछ अंश इसके लीवर, किडनी, ब्लड प्लाज्मा में होते हैं। इसके जो स्रोत है वो है मीट, अंडे, केले, पत्तेदार सब्जी, सूखा मेवा। अब आता है हमारे सेकंड नंबर पे तांबा, जिसे कॉपर भी बोलते हैं। शारीरिक और मानसिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी, यानी हमारी जो फिजिकल और मेंटली एक्टिविटीज़ होती हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कमी से इम्यूनिटी हमारी लो हो जाती है, घाव बढ़ने में अधिक समय लगता है, आँख की रोशनी भी कमज़ोर होने लगती है कॉपर की वजह से। अब आता है हमारा आयोडीन। यह थायरोक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन करता है। हमारे जो शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये उसका उत्पादन करता है, जो थायराइड ग्लैंड यानी कि ग्रंथि को सही ढंग से काम करने के लिए जरूरी। थायराइड ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में उसे सही ढंग से काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वृद्धि और विकास के लिए भी ज़रूरी होता है। इसकी कमी से घेंगा रोग, यानी एक रोग का नाम है घेंगा, जो इसकी कमी से हो जाता है और मानसिक दुर्बलता भी आ जाती है। इसके जो स्रोत है वो है आयोडीन नमक, मछली और समुद्री भोजन। अब आता है हमारा विटामिन। पहले मैंने आपको बताया था खनिज, अब आता है विटामिन। विटामिन के प्रकार ये भी दो प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने बताया था, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। विटामिन बी और सी जो होते हैं वो होते हैं हमारे जल में घुलनशील, और विटामिन ए, डी, ई के यू होते हैं वसा में घुलनशील। वसा यानी फेट में घुलनशील। अब पहले हम पढ़ेंगे वसा में यानी फेट में घुलनशील विटामिन कौन कौन से। वो है विटामिन ए। विटामिन ए को हम आपको डिटेल से बताएंगे। सामान्य शारीरिक विकास के लिए जरूरी, यानी जो हमारा सामान्य
फिजिकल विकास होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी, यानी हमारी जो आइस होती है और स्किन होती है उसको हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस और त्वचा खुश्क और सूखी हो जाती है, यानी रात में जो हमें साफ नहीं दिखाई देता है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है और त्वचा खुश्क हो जाती है, हमें ड्राई हो जाती है और सूखी पड़ जाती है। विटामिन ए के स्रोत हैं गाजर, पीली मक्का, हरी पत्तेदार सब्जियां व दूध। अब आता है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। ये जो विटामिन डी होता है हमारे बोन्स और टीथ को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन डी को आमतौर पर धूप से मिलने वाले विटामिन के रूप में माना जाता है, यानी कई लोग बोलते हैं कि सूर्य की किरणों से हम विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में तब बनता है जब त्वचा पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, और इसके जो स्रोत हैं वो सूर्य की किरणों से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। दूध से, मक्खन तथा मछली के तेल में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। नाउ वी आर स्टार्ट ऑन विटामिन ई। यह त्वचा को स्वस्थ रखता है, यह हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन ई प्रजनन शक्ति को शुद्ध करता है। इसकी कमी से मांसपेशियों का पतन होने लगता है, यानी कि मांसपेशी हमारी खराब हो जाती है इसकी कमी से। विटामिन ई की कमी से खून की कमी भी हो जाती है, यानी हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है विटामिन ई की कमी से। इससे उनमें तालपता या एनीमिया हो सकता है। ये एक रोग है जो विटामिन ई की कमी से हो सकता है। इससे हम वेजिटेबल ऑयल, सूखे मेवों, बीजों और हरी पत्तेदार सब्जियों में प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन के यह पाचन क्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, यानी हमारे जो शरीर में पाचन क्रियाएं होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आंतों के भीतरी बैक्टीरिया का निर्माण करता है, यानी हमारे आंतों के पास जो भीतरी बैक्टीरिया होते हैं उनका निर्माण करता है। ये खून के थक्के को जमाने में सहायता करता है, और इससे टमाटर, सोयाबीन, पालक, गेहूं, अंडे, फूल गोभी से हम ग्रहण कर सकते हैं विटामिन के को। अब हम पढ़ते हैं जल में घुलनशील विटामिन। पहले हमने पढ़ा था फेट में घुलनशील, अब पढ़ेंगे वाटर में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन एक नहीं होता, ये इनके कॉम्प्लेक्स समूह होते हैं जो ये होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 होते हैं, जो होता है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। पहले हम आपको बताएंगे विटामिन B1 जिसे थायमिन बोलते हैं। इस विटामिन की कमी से चक्कर आना, कब्ज की शिकायत, चिड़चिड़ा हो जाना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, भूख कम लगना आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यानी अगर आपको इनमें से कोई सा लक्षण दिखाई दे तो समझ जाना आपको विटामिन B1 की कमी है। इसकी कमी से बेराबेरी रोग हो जाता है, यानी एक रोग है जो इसकी कमी से हो जाता है। यह विटामिन मटर, संतरे, लीवर, अंडे, हरी सब्जियां, चावल तथा अंकुरित बीजों में पाया जाता है विटामिन B1। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B2 जिससे हम रिबोफ्लेविन भी बोलते हैं। विटामिन B2 शरीर के अंदर आवश्यक एंजाइम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी ये शरीर के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं इन्हें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये शरीर में ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। हमारे शरीर में जो एनर्जी होती है उसके स्तर को ये बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा सहायता करता है। विटामिन B2 की कमी तंत्रिका संबंधी बीमारियों, यानी विटामिन B2 की कमी से हमारी जो तंत्रिका तंत्र होता है उनसे संबंधित बीमारियां हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, और हृदय रोगों से जुड़ी कई बीमारी होती है विटामिन B2 की कमी से होने लगती है। यह डेयरी, दूध, दही, पनीर, अंडे, पत्ते, हरी सब्जियों में पाया जाता है। नाउ वी आर स्टार्ट ऑन नाइसिन या विटामिन B3 भी बोलते हैं, जिसे विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, यानी कि B3 जो विटामिन है इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। यह विटामिन शरीर के अंदर कार्ब्स, प्रोटीन और वसा को सही तरीके से तोड़ने में मदद करता है। यह एक सबसे पावरफुल एंटी एजिंग एजेंट में भी माना जाता है विटामिन B3। यह विटामिन पाचन तंत्र, त्वचा और नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए आवश्यक है, यानी विटामिन जो B3 है पाचन तंत्र और हमारी जो स्किन का नर्वस सिस्टम होता है इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यह गेहूं, अंडे, मछली और मांस में पाया जाता है। पैंटोथेनिक एसिड या विटामिन B5, यह विटामिन व्यक्ति के वजन को संतुलित रखने में सहायता करता है, यानी हमारा जो शरीर होता है उनका वजन को संतुलित रखने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। यह विटामिन खमीर, मक्खन, पिस्ता, दाल आदि में पाया जाता है। अब आता है पायरिडॉक्सिन या विटामिन B6।
यह लाल रक्त कोशिकाओं की क्वालिटी में सुधार करता है, यानी हमारे जो शरीर में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी क्वालिटी में सुधार करता है। ये आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है और ब्रेन को एक्टिव और चुस्त करता है। यह शरीर के हर एक रासायनिक अणु के निर्माण में इसकी ज़रूरत होती है, यानी हमारे शरीर में जितने भी रासायनिक अणु हैं उनको इसकी ज़रूरत होती है B6 विटामिन की। इसे अनाज, सोयाबीन, आलू आदि में पाया जाता है। अब आता है बायोटीन या विटामिन B7 जिसे बोलते हैं। यह मानव और अन्य जीवों के शरीर में एक से अधिक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए काम करता है, यानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो होता है वो इनके लिए काम करता है विटामिन B7। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हो तो बायोटीन आपकी मदद कर सकता है। विटामिन B7 जिसे बोलते हैं, यह विटामिन मशरूम, अंडे की जर्दी और सैल्मन मछली में होता है। अब आता है हमारा विटामिन B9 जिसे फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। गर्भावस्था के दौरान फोलेट या फॉलिक एसिड महत्वपूर्ण है, यानी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, ताकि भ्रूण स्वस्थ रहे और जन्म के दौरान किसी भी तरह के जोखिम को रोका जा सके। यह अमीनो एसिड को मेटाबोलाइज करने में भी मदद करता है। यह अंडे, पालक, केला आदि में पाया जाता है। अब आता है हमारा कोबालामिन या विटामिन B12 जिसे बोलते हैं। इस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया एक रोग है जो इस विटामिन की कमी से हो जाता है। यह सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों को हेल्दी रखने में मदद करता है। हमारे शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम होता है उन दोनों को ये स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन B12 शरीर की सभी कोशिकाओं की सक्रियता में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं उनको सक्रिय रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। पनीर, दूध और मीट में विटामिन B12 पाया जाता है। अब पढ़ेंगे हम विटामिन C जिससे एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन C वाटर सैल्युबल विटामिन है, यानी इसे वाटर सैल्युबल विटामिन भी बोला जाता है। यानी ये आपके खून में मौजूद होता है, हमारे ब्लड में मौजूद होता है और आपके शरीर में स्टोर नहीं होता। विटामिन C आपकी इम्यूनिटी से लेकर स्किन तक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे जो शरीर में इम्यूनिटी होती है और हमारी स्किन होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। विटामिन C एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसके साथ ही एंटीऑक्सीडेंट हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। अब इसके जो सोर्स हैं वो है रसबेरी हो गई, ऑरेंज हो गया, कैबेज, पपाया, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप फ्रूट, कीवी फ्रूट, पाइनएप्पल, ब्रोकली या बेल पेपर, कुछ भी इनमें से हो तो वो विटामिन C के हमारे स्रोत होते हैं। तो पार्ट सेकंड जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अगर आपको इस पार्ट 1 से लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिख देना और मैं आपको इसका आंसर ज़रूर दूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और लाइक कर देना, इस वीडियो को कमेंट कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद पार्ट सेकंड के साथ।